सीटेट पेपर 1 और 2 के लिए हिंदी ये महत्वपूर्ण भाषा है। इस हिंदी के प्रश्न किस प्रकार के होते हैं यह हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, अंत तक देखो। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्पों को चुनिए। मेरे मन में एक ऐसे दिन की कल्पना है जब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले हर अध्यापक से अपेक्षा की जाएगी कि कम से कम 30 पारंपरिक कहानियों पर उसका अधिकार हो। अधिकार से आशय है कि कहानी याद हो और आत्मविश्वास के साथ सुना सके। पारंपरिक कहानियों के स्रोत है पंचतंत्र, जातक, महाभारत, गुलिस्ता, लोक कथाएं आदि। कहानियां अच्छी तरह से सुनने की क्षमता का विकास करती है, अनुमान लगाने का मौका देती है। कहानियां शब्दों को अर्थ देती है। शब्द ऐसी सामाजिक संपत्ति है जिनका प्रयोग हम दूसरों से अपने अनुभव बांटने के लिए करते हैं। कहानी को नाटकीय ढंग से बोला जा सकता है, इशारों, मुद्राओं का प्रयोग किया जा सकता है। कहानी के प्रत्येक पात्र को अभिनीत भी किया जा सकता है। इस प्रकार का यह गद्यांश था। इस गद्यांश के आधार पर हमें जो प्रश्न के उत्तर है यह देने थे। प्रश्न 121वां है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक से किस तरह की अपेक्षा की गई है। पर्याय 1 है पारंपरिक कहानियां याद कर सुनाने की, समसामयिक कहानियां पढ़कर सुनाने की, पारंपरिक कहानियां पढ़ने और सुनने की, समसामयिक कहानियां लिखने सुनने की। ये देखिए समसामयिक कहानियां ये नहीं है, इसीलिए इस पैराग्राफ में हमें क्या पूछा गया है तो पारंपरिक कहानियां, इसीलिए इसमें से एक ही होने वाला है। इसीलिए सबसे सही विकल्प है पारंपरिक कहानियां याद कर सुनाने की, यानी पर्याय क्रमांक 1 हमारा सही आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शिक्षक का पारंपरिक कहानियों पर अधिकार होने से क्या आशय है। कहानी के पात्रों का अभिनय किया जा सके, कहानी को पढ़कर सुनाया जा सके, कहानी पर आधारित चित्र बनाया जा सके, कहानी याद कर सुनाई जा सके। देखिए इस शिक्षक का पारंपरिक कहानियों पर अधिकार होने से क्या आशय है, कहानी याद कर सुनाई जा सके, यानी पर्याय क्रमांक 4 हमारा सही आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है पारंपरिक कहानी का स्रोत है समाचार पत्र, पंचतंत्र, पाठ्यपुस्तक, पत्रिकाएं। देखिए पारंपरिक कहानी का स्रोत यहां पर हमें दिया है कि पारंपरिक कहानी का स्रोत है पंचतंत्र, जातक, महाभारत, गुलिस्ता, लोक कथाएं आदि। यानी हमारा जो सही आंसर होने वाला है पारंपरिक कहानियों का स्रोत है, उसका आंसर होने वाला है पत्रिका, क्या पंचतंत्र, क्या पंचतंत्र। पर्याय क्रमांक 2 हमारा क्या होने वाला है, सही आंसर होने वाला है। इसके बाद अगला प्रश्न है कहानियों का कौन सा महत्व गद्यांश में प्रतिपादित नहीं हुआ है। अनुमान लगाने के अवसर देना, शब्दों को अर्थ देना, कल्पनाशीलता प्रकट करना और श्रवण क्षमता का विकास करना। कहानियों का कौन सा महत्व गद्यांश में प्रतिपादित नहीं हुआ। देखिए नहीं हुआ महत्वपूर्ण है, नहीं हुआ। इसका सही आंसर होने वाला है कल्पनाशीलता प्रकट करना। क्या कल्पनाशीलता प्रकट करना, यह आंसर मुझे प्रतिपादित इसमें नहीं हुआ है, इसीलिए इसका आंसर है कल्पनाशीलता प्रकट करना। इसके बाद अगला प्रश्न है शब्द सामाजिक संपत्ति है क्योंकि शब्दों द्वारा हम दूसरों से अपने अनुभव बांटते हैं, हम दूसरों से तरह तरह के शब्द सुनकर सीखते हैं, शब्दकोश से पढ़कर सीखे जाते हैं, हम दूसरों के अनुसार शब्द का प्रयोग करते हैं। शब्द सामाजिक संपत्ति है क्योंकि, बताइए सही आंसर जिसको आता है वह कमेंट करके आंसर बता सकता है। शब्द सामाजिक संपत्ति है क्योंकि शब्दों द्वारा हम दूसरों से अपने अनुभव बांटते हैं, यह सही आंसर है। शब्द सामाजिक संपत्ति है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है, शब्दों द्वारा हम दूसरों से अपने अनुभव बांटते हैं। इसके बाद विद्यालय का संधि विच्छेद है विद्या अधिक अलय, विद्या अधिक अलय, विद्या अधिक आलय, विद्या अधिक लय। इसका सही आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 3 विद्या अधिक आलय। विद्यालय का संधि विच्छेद कैसे होने वाला है तो विद्या अधिक आलय, पर्याय क्रमांक 3 इज करेक्ट आंसर। इसके बाद पारंपरिक में
प्रयुक्त प्रत्यय का सही विकल्प चुनिए। पारंपरिक, देखिए पारंपरिक का पारिक जो वैलेंटी है इसकी ये कैसी है, रस्व है। रस्व होने के वाले इसका सही आंसर होने वाला है इक, यानी पर्याय क्रमांक 2। ये जो प्रत्यय है ये सही विकल्प है, इक प्रत्यय। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखने वाले हैं 128वां प्रश्न। इस 128वें प्रश्न में हमें पूछा है प्रत्येक का संधि विच्छेद है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए प्रति अधिक एक। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, प्रति अधिक एक, यानी पर्याय क्रमांक 4 इस हमारा क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए हमें यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, ये गद्यांश हमें क्या करना है, अच्छे तरह से पढ़कर इसके आंसर लिखने हैं। व्यंग्य निरंतरता की मांग करता है और निरंतरता में नवीन की उपस्थिति का आग्रह स्वयं मौजूद हो जाता है। लेकिन निरंतरता का एक खतरा यह है कि व्यंग्यकार खुद को दोहराने लगते हैं। जो भाषा उनकी पृथक पहचान और चमक बना रही होती थी वह कमजोर हो जाती है। ज्यादा लेखन का बोझ विशेषकर व्यंग्य में दोहराव की दारिद्रता लाता है। प्राय व्यंग्यकार भाषा के खेल में उलझ जाते हैं और सशक्त व्यंग्य के लिए उन्हें भाषा को शक्ति बनाना होगा। समर्थ और समृद्ध भाषा के साथ साथ व्यंग्य की गरिमा की रक्षा भी करना एक बड़ी बात है, वरना प्राय व्यंग्यकार भाषा को रचना दक्षता मानकर कारक परिस्थितियों को छोड़कर सामान्य चीजें और स्थितियों की खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसका पहला जो प्रश्न है इस गद्यांश का यह है, व्यंग्य निरंतरता की मांग करता है का आशय है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बताओ। इसका सही आंसर होने वाला है, क्या होने वाला है, कमेंट करके तुम बता सकते हो क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 3। प्रत्येक रचना की में नवीनता का पुट होना चाहिए। देखिए नवीन की उपस्थिति का आग्रह स्वयं मौजूद हो जाता है। निरंतरा में नवीनता यानी नवीन की उपस्थिति यानी नवीनता का पुट होना चाहिए। इसके बाद 130वां प्रश्न है, गद्यांश में निरंतरता के किस खतरे की बात उठाइए। देखिए खतरा कौन सा है, निरंतरता का एक खतरा है कि व्यंग्यकार खुद को दोहराने लगते हैं। यानी देखिए व्यंग्यकार खुद को दोहराने लगते हैं। व्यंग्यकार एक साथ अनेक रचनाएं लिखने लगते हैं। देखिए उसके बाद पिछली रचनाओं को कलेवर आगामी रचना में झलकने लगा है। व्यंग्य में पाठक बहुत कम हो गए हैं। व्यंग्य के सराहना बोध की क्षमता खत्म होती जा रही है। इसका आंसर है पिछली रचनाओं को का कलेवर आगामी रचनाओं में झलकने लगा है। इसका सही आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 2। देखिए अधिक रचनाएं लिखने का क्या परिणाम होता है। इसका सही आंसर होने वाला है विषय वस्तु में नवीनता का अभाव दिखाई देता है। विषय वस्तु में नवीनता का अभाव दिखाई देता है। अधिक रचनाएं लिखने का क्या परिणाम होता है, विषय वस्तु में नवीनता का अभाव दिखाई देता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सशक्त व्यंग्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। सशक्त व्यंग्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है, इसका क्या आंसर है बताओ जल्दी। विषय वस्तु में दोहराए, समर्थ एवं समृद्ध भाषा, अधिक से अधिक लिखना, व्यंग्यकार के व्यक्तिगत पहचान। सशक्त व्यंग्य के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है। सशक्त व्यंग्य के लिए देखिए सशक्त व्यंग्य के लिए उन्हें भाषाओं का शक्ति बनाना होगा। सशक्त व्यंग्य के लिए क्या बनाना होगा, भाषाओं को शक्ति यानी समर्थ एवं समृद्ध भाषा। भाषाओं को शक्ति यानी समर्थ यानी समृद्ध भाषा, ये हमारा सही आंसर होने वाला है। इसके बाद खिल्ली उड़ाना का भाव डैश है। खिल्ली उड़ाना का भाव क्या होने वाला है बताओ। खिल्ली उड़ाना, इसका सही आंसर होने वाला है उपहास करना। क्या
खिल्ली उड़ाना यानी खिलखिलाकर हंसना नहीं, गौरवगान करना नहीं, हास परिहास करना नहीं, तो उपहास करना। खिल्ली उड़ाना यानी उपहास करना। उसके बाद अगला प्रश्न है, पृथक पहचान गद्यांश के संदर्भ में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? पृथक पहचान गद्यांश के संदर्भ में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? इसका सही आंसर होने वाला है विशिष्ट। पृथक पहचान, पृथक यानी विशिष्ट पहचान। गद्यांश में संदर्भ रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? पृथक यानी विशिष्ट। पृथक यानी क्या? विशिष्ट। इसका आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 3। इसके बाद अगला प्रश्न है, चमक में कौन सा प्रत्यय लगाकर सार्थक शब्द बन सकता है? चमक इला, चमक इया, चमक आरी, चमक एरा। चमकीला, चमकीला। देखिए चमकीला यानी इला यह प्रत्यय हम लगा सकते हैं, इसके बाद वह चमक ये सार्थक शब्द बनने वाला है। इसके लिए इसका सही आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 1। लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगमन क्या कहलाता है? लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगमन क्या कहलाता है? लेखन का प्रक्रिया उपागम, लेखन का उत्पाद उपागम, विश्लेषणात्मक लेखन, रचनात्मक लेखन। सही आंसर होने वाला है लेखन का प्रक्रिया उपागम। लेखन का प्रक्रिया उपागम। लेखन के विभिन्न चरणों से गुजरकर लेखन अधिगमन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है लेखन का प्रक्रिया उपागम। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है, शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल्यों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त आकलन गतिविधि कौन सी है? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल्यों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त आकलन गतिविधि कौन सी होगी? चित्र पुस्तक से किसी दृश्य का वर्णन करना, रोल प्ले में किसी भूमिका का निर्वाह करना, किसी श्राव्य सामग्री का श्रवण और मौखिक रूप से इस पर प्रतिक्रिया देना, किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लेखन। संप्रेषण कौशल्य का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि होगी वह कौन सी होने वाली है? तो इसका सही आंसर है रोल प्ले की भूमिका का निर्वाह करना। रोल प्ले हमें करना है, इससे क्या होगा? संप्रेषण कौशल्य बढ़ेगा और आकलन करने की सर्वाधिक रूप में उपयुक्त आकलन गतिविधि देखिए फिर होने वाली है। इसके बाद चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु डैश पे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु जैविक अवस्था है। कैसी अवस्था है? जैविक अवस्था है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है कि चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य के पास भाषा विकास हेतु जैविक अवस्था है। उसके बाद विद्यालय शिक्षा की शुरुआती अवस्था में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग करने से किसके नकारात्मक परिणामों का सामना करने में सहायता मिल सकती है? देखिए प्रश्न अच्छी तरह से हमें पढ़ना होगा, समझना होगा और फिर हमें उत्तर देना होगा। विद्यालय शिक्षा की शुरुआती अवस्था में बहुभाषिक उपागम का प्रयोग करने से किसके नकारात्मक परिणामों का सामना करने में सहायता मिल सकती है? विद्यालय से ड्रॉप आउट, अधिगमन अशक्तता, किसी की स्वयं की भाषा की क्षति, कमजोर संप्रेषण कौशल्य। इसका सही आंसर होने वाला है किसी की स्वयं की भाषा की क्षति। किसी की स्वयं की भाषा की क्षति। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है, कक्षा में नया पाठ शुरू करने से पहले आप अपने शिक्षार्थियों को किस मजेदार ऊर्जादायक गतिविधि में संलग्न करते हैं? आप ऐसा किस लिए करते हैं? इसका जो पर्याय है वह आगे है, शिक्षार्थियों को कक्षा के लिए प्रोत्साहित एवं तैयार करने के लिए, अपने कार्य को कम करने के लिए, पाठ शुरू करने से पहले कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, शिक्षार्थियों का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए। इसका सही आंसर होने वाला है पर्याय क्रमांक 1, शिक्षार्थियों को कक्षा के लिए प्रोत्साहित एवं तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं कि मजेदार एवं ऊर्जादायी गतिविधियां हम सादर करते हैं। उसके बाद आगे वाला प्रश्न है, रचनावाद एक अधिगमन सिद्धांत के रूप में किसमें विश्वास करता है? देखिए
रचनावाद एक अधिगमन सिद्धांत के रूप में किसमें विश्वास करता है? इसका सही आंसर होने वाला है अधिगमन सामाजिक रूप से होता है। अधिगमन कैसे होता है? सामाजिक रूप से होता है। अधिगमन वैयक्तिक विशेषताएं हैं? नहीं। सभी विद्यार्थी भाषा नहीं सीख सकते हैं। अधिगमन पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अधिगमन सामाजिक रूप से होता है। यानी रचनावाद एक अधिगमन सिद्धांत के रूप में किससे विश्वास करता है? अधिगमन एक सामाजिक रूप से होता है। इसके बाद कई बार कुछ लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यह उदाहरण है। इसमें क्या पूछा गया? कई बार कुछ लोग एक ही वाक्य में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यह किसका उदाहरण होने वाला है? इसका कोड मिश्रण यानी कोड मिक्सिंग, यानी मिक्स होने जाने से भाषाएं क्या होने वाला है? कोड मिश्रण होने वाला है। इसके बाद कुछ विद्यार्थी भाषा में अनूठे उच्चारण संबंधी नियम के कारण बोलने में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं। इस समस्या को दूर करने का क्या समाधान हो सकता है? बच्चों को कक्षा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, काउंसलर की मदद से विशेष वाक थेरेपी करवाना, ऐसी खेल आधारित गतिविधियों का क्रियान्वयन करना जिससे कक्षा में मौखिक अंतक्रिया को अवसर मिले, विद्यार्थियों को गलती को तुरंत ठीक करना। यह सही आंसर होने वाला है। कौन सा आंसर सही होने वाला है? काउंसिल की मदद की विशेष वाक थेरेपी करना या ऐसी खेल। कुछ विद्यार्थी भाषा में अनूठे उच्चारण संबंधी नियम के कारण बोलने में आत्मविश्वास की कमी महसूस करते हैं, इसीलिए यहाँ पर काउंसलर की मदद की विशेष वाक थेरेपी करवाना यह हमारा सही आंसर होने वाला है। इसके बाद हम आगे वाला प्रश्न देखने वाले हैं। उपन्यास पढ़ना किसका उदाहरण है? उपन्यास विस्तृत पठन, गहन पठन, बारीकी से पठन और सरसरी तौर पर पठन। उपन्यास पढ़ना यह विस्तृत पठन होने वाला है। क्या? विस्तृत पठन होने वाला है, यानी पर्याय क्रमांक 1 हमारा सही आंसर होने वाला है। इसके बाद किसी निबंध में उद्धरण म्हणजे यानी कोटेशन लिखने का मूल उद्देश्य क्या होगा? किसी निबंध में उद्धरण यानी कोटेशन लिखने का मूल उद्देश्य क्या होगा? निबंध का भाव सुनिश्चित करना, किसी जटिल मुद्दे की व्याख्या करना, दूसरे के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना, विशिष्ट आंकड़ों का विश्लेषण करना। किसी निबंध में उद्धरण कोटेशन लिखने का मूल उद्देश्य क्या होगा? इसका सही आंसर होने वाला है किसी जटिल मुद्दे की व्याख्या करना। कोटेशन लिखना, किसी जटिल मुद्दे की व्याख्या करना। इसके बाद आगे वाला प्रश्न है। एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को एक आलेख देती है जिसका स्तर उनके भाषा स्तर से कुछ अधिक है। शिक्षार्थियों को इस पाठ्य सामग्री के साथ बहुत से कार्य करने हैं। इसे किस रूप में जाना जाएगा? यानी इसका सही आंसर होने वाला है बोधगम्य निवेश। यानी एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को एक आलेख देती है जिसका स्तर उनके भाषा स्तर से कुछ अधिक है, यानी बोधगम्य निवेश यहाँ पर होने वाला है। व्याकरण का शिक्षण मुख्यतः किसके सुधार लाने के लिए उपयोगी है? व्याकरण का शिक्षण मुख्यतः किसमें सुधार लाने के लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर होने वाला है सटीकता। व्याकरण का शिक्षण मुख्यतः किसमें सुधार लाने के लिए उपयोगी है? सटीकता। इसके बाद अगला प्रश्न है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों को संप्रेषण करने में समर्थ बनाना है। निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य से मेल नहीं खाता है? इसका सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों का प्रत्येक व्याकरणिक बिंदु के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके बाद आगे वाला प्रश्न। पठन में अर्थगत संकेत इस तरह के अवबोध है जो पठन में अर्थगत संकेत इस तरह के अवबोधक है जो अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया में मदद करते हैं। भाषा शिक्षण अधिगमन का कौन सा उपागम इस तथ्य में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? इसका सही आंसर होने वाला है श्राव्य भाषावाद। भाषा शिक्षण अधिनियमन का कौन सा उपागम इस तथ्य में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? इसका सही आंसर होने वाला है श्राव्य भाषावाद। इस प्रकार यह हमारा
जो हिंदी विषय के जो 30 प्रश्न थे वो 30 प्रश्न हमने यहाँ पर देखे हुए हैं। बहुत ही जटिल प्रश्न हमें यहाँ पर देखने मिले हैं। जब हम इस प्रकार के प्रश्न पत्रिका छोड़ेंगे तब हमें बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसीलिए सबका शुक्रगुजार करता हूँ और ठहरता हूँ।